वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल नया चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ओके। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, ओके। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर के नेम की, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यानी कि कहने का मतलब यह है, सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरिया हो सकते हैं हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो बच्चों, सर्कल क्या होता है ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपने अर्लियर क्लासेस में सर्कल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है ना। तो देखिए, सर्कल किसे कहते हैं, तो बेटा इस चीज को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था चैप्टर 10 में, दैट इज सर्कल में। तो इट इज अ सर्कल ना, ओके। तो ये एक सर्कल है। सर्कल क्या है बेटा? बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर मैं पॉइंट्स की कलेक्शन करता हूं तो उससे क्या मिलता है? मुझे एक सर्कल मिल जाता है। ठीक है, जहां पे इसको हम सेंटर कहते हैं, इसको हम रेडियस कहते हैं, और ये जो आउटर बाउंड्री आप देख रहे हो, इट इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, ओके ओके। तो हम सबसे पहले पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो बेटा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं कि पेरीमीटर दैट इज 2πr, और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल दैट इज सर्कमफ्रेंस, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं ना, और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहां पे ब्रैकेट में सर्कमफ्रेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। और एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया, तो एरिया इक्वल टू πr स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं बेटा, बात करते हैं इसके एरिया की। तो देखो, आपकी एनसीईआरटी अगर मैं बुक लूं तो उसमें एरिया की डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताई है, एरिया कैसे ड्राइव हुआ है ये भी बताया बहुत प्यार से। तो एक बार दिखाना चाहूंगा, मैं आपको शो करना चाहूंगा। देखिए यहां पे बेसिकली एनसीईआरटी में क्या क्या है, आप पेज नंबर 224 एनसीईआरटी में देख सकते हैं। आपने देखा यहां पे कि एक सर्कल को इन्होंने 16 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया है ना। देखो ना, 16 इक्वल सेक्टर्स हैं यहाँ पे, पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के पार्ट्स हैं, और उनको इस तरीके से रीअरेंज किया है। ठीक है, उसको क्या किया है बेटा? इस तरीके से रीअरेंज किया है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इस बात को देखो, इसको जो रीअरेंज किया है, तो ये नियरली हम कह सकते हैं कि इट इज अ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगुलर शेप की फिगर दिखाई देती है ना। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? इट इज अ रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने क्या पढ़ा? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बस इसी बात को आप ध्यान में रखें। तो देखो, अगर मैं इसको 16 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ठीक है, तो ये मान लो कि सारे इक्वल पार्ट है ना। तो 16 इक्वल पार्ट है। अब आप अगर इसको इस तरीके से रीअरेंज करते हैं जैसे कि आपकी एनसीईआरटी ने दिखाया है, ये फर्स्ट हो गया, फिर ये सेकंड इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया, सेकंड को इस तरीके से, फिर थर्ड कुछ ऐसे ऐसे बनाया, फिर ये फोर्थ, देन ये फिफ्थ, देन ये सिक्स्थ, देन ये 7, ठीक है ना, फिर ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
और ये 16, है ना। तो बच्चों ऐसे करके इन सारे सेक्टर्स को इस तरीके से रीअरेंज किया, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये एक्चुअल में कैसे सी दिख रही थी, ये एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रही थी, जिसमें ये तो क्या कहलाएगी बेटा, इट इज लेंथ, और ये क्या कहलाएगी, इट इज ब्रेथ, है ना। और हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़ा है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो बच्चों बात कर रहे थे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अब देखो ध्यान से देखना, बेसिकली लेंथ क्या होगी बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो लेंथ क्या होगी, देखो ना, आप ध्यान से देखो, ये पूरा क्या था बेटा, इट इज सर्कमफ्रेंस जो कि 2 पाई आर है, आप देख सकते हैं, ओके। और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो बेटा लेंथ तो सर्कमफ्रेंस की आधी होगी, नहीं होगी, चेक कर लो, चेक कर लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो आधी लेंथ नीचे आ गई है, आधी लेंथ ऊपर आ गई है, चेक कर लो भैया, देखो ना, ये आधी लेंथ है, एक पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, टोटल 8 पार्ट ही तो नीचे है 16 में से, तो यानी कि जितनी भी लेंथ थी उसकी आधी तो होगी, तो बेटा इसकी लेंथ क्या थी, 2 पाई आर थी, तो 2 पाई आर का आधा, तो 2 पाई आर का आधा कितना होता है, 2 पाई आर का आधा होता है 2 पाई आर और 1/2, भाई आधा हो गया, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी आप चेक करेंगे, ब्रेथ, ब्रेथ तो भाई यही होगी ना, और चेक करो ये क्या है, इट इज द रेडियस, चेक कर लो ना, ये तो रेडियस है, और रेडियस क्या है बेटा, आर है, रेडियस इसकी आर ही है ना, तो रेडियस आर हो गई, तो अब आप चेक करो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या पाई आर और इंटू में आर, ठीक है। तो भैया भैया पाई आर इंटू आर दैट इज आर स्क्वायर, तो आप चेक कर लो, आपका एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल से एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट हो गया, सेम लिखवा है ना पाई आर स्क्वायर, देख सकते हैं बच्चों, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल सेम आ गया है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, और इसमें कुछ खास था भी नहीं बताने के लिए, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सब कुछ, और बस इतना ही, अभी इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें। तो बच्चों देखते हैं, फिर देखो बात कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि सर्कल से रिलेटेड एरियाज की ना, तो चलो देखते हैं। ये एक सर्कल है बेटा, ठीक है, इज द सेंटर, और ये आपकी रेडियस। अब देखो, आप अगर किसी सर्कल पे दो अलग अलग पॉइंट को, अगर किसी सर्कल पे दो अलग अलग पॉइंट्स को किससे, सेंटर से ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो बेटा सर्कल यहां से क्या होता है बेटा, कि आप ध्यान दो कि सर्कल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आप देख सकते हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। तो सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इन पार्ट्स को क्या कहते हैं बेटा, इन पार्ट्स को कहते हैं सेक्टर। तो ये छोटा वाला पार्ट है तो ये माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पार्ट है वो मेजर सेक्टर। तो आई एम श्योर इस बात में कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब बात आती है इसके पैरामीटर की और इसके एरिया की, है ना। तो देखो हमने सर्कल का एरिया क्या सीखा, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, अब ध्यान से देखना, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसे। देखो आपने देखा कि जो सेंटर है, अगर लेट सपोज कि मैं यहां से जैसे कि यूं करके रोटेट हो रहा हूं और मैं यहीं पे आके रुक जाता हूं इसी पॉइंट पे, तो बेटा कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 360 डिग्री के एंगल पे, 360 डिग्री के एंगल पे कितना एरिया होता है बेटा, जब आपका एंगल 360 डिग्री का होता है तो आपका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है ये बात। अब अगर आप पूरा चक्कर ना लगा के सिर्फ इतने पोर्शन पे रुक जाते हो तो क्या होगा, बस यही वाली बात है ना। अब देखो 1 डिग्री के सेंटर पे, 1 डिग्री पे कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, इसमें कोई डाउट है, ठीक है, क्योंकि ये इधर आ गया, ओके। अब मैं मान लेता हूं कि यहां पे मेरा जो एंगल है वो थीटा है, लेट सपोज थीटा है, ठीक है। तो मैं इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड थीटा है, तो
तो कितना आ जाएगा, ये थीटा डिग्री आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये सर्कल के उस पार्ट का एंगल निकला, उस पार्ट का एरिया कैलकुलेट हुआ है जिस पार्ट का एंगल थीटा डिग्री है। तो बेटा थीटा डिग्री किस पार्ट का एंगल है, इस वाले पार्ट का। तो यानी कि इस वाले सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर सपोज टू बी इस मेजर सेक्टर का निकालना होता तो कैसे निकालते, तो बहुत इजी है, पूरे सर्कल के एरिया में से इस वाले पोर्शन को माइनस करके निकाल लेते, है ना। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छा एक बात और, वैसे तो मैंने बता चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूं, सेक्टर बनता कैसे है बेटा, सेक्टर बनता कैसे है। अब ध्यान दो, सेक्टर बनता है हमेशा किससे, दो रेडियस से। देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस से सेक्टर बनता है, ठीक है। लेकिन और भी तरीके हैं जिससे आपका सर्कल डिवाइड हो रहा होता है। एक तरीका तो ये था जिससे सर्कल डिवाइड हो रहा था, और एक तरीका ये है, जैसे कि मैं यहां पे सर्कल बना के दिखाता हूं आपको, जैसे सर्कल है, और एक तरीका ये है कि यहां पे कोई लाइन खींच दूं मैं, तो बेटा तो भी तो सर्कल आपका डिवाइड हो गया ना दो पार्ट्स में। देखो एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। अच्छा इस लाइन को मैं लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता हूं, यानी कि ए से बी पॉइंट लेके। अब ये क्या कहलाएगा बेटा, इट इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये कॉर्ड कहलाएगी सर्कल की। तो जो कॉर्ड है वो भी सर्कल को डिवाइड करती है, लेकिन जिस उसमें डिवाइड करती है एरिया में, उस एरिया को क्या कहते हैं बेटा, उस पोर्शन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेगमेंट्स। क्या कहते हैं, सेगमेंट्स। तो ये छोटा है तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, और ये बड़ा है तो ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो आई एम श्योर यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब बात ये आती है कि सर सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे कि मैं बात करूं, क्योंकि अगर देखो एक सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा तो दूसरे का तो खैर मैं पूरे सर्कल में से माइनस करके भी निकाल सकता हूं। तो बस मेरे को सीखना है एक सेगमेंट का एरिया। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको ए पॉइंट से ज्वाइन करा दूं और इसको बी पॉइंट से ज्वाइन करा दूं, तो बेटा आप यहां पे क्या देख रहे हैं, अब ये दोबारा से सेक्टर बन चुका है कुछ इस शेप का। और क्योंकि सेक्टर का एरिया हमने सीख रखा है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेक्टर के एरिया में से ये क्या है बेटा, इट इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखेंगे कैसे। देखो देखो, अब ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये ट्राइंगल कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल नहीं, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो मैं ट्राइंगल का एरिया कैसे माइनस कर सकता था, इक्विलेटरल ट्राइंगल में √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर ये कौन सा ट्राइंगल होता बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल होता तो मैं फॉर्मूला लगाता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये ट्राइंगल नॉर्मल ट्राइंगल है। अब इस तरीके के ट्राइंगल में हम कैसे काम करते हैं, बात ये है। तो इस तरीके का ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा, पहले देखो मेन क्या है कि हमें पूरे का एरिया पता है, बस ये ट्राइंगल का एरिया पता चल जाए तो मैं पूरे में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके आंसर लिख दूंगा। तो बात ये आती है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट हो। तो उसके लिए हम छोटा सा काम करेंगे, मैं इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, लेट्स से M। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा एक छोटी सी बात बताना भाई, ये पूरा एंगल हमने क्या माना था, चेक करो, थीटा था ना। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो वो कॉर्ड को तो बाइसेक्ट करता ही है, साथ ही ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये थीटा का आधा हो जाएगा, θ/2, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब देखेंगे कि एरिया कैसे निकाला जाए, है ना। अब देखते हैं कि इसका एरिया कैसे निकाला जाए। ओके, एक काम करूं, मैं ये वाला पोर्शन रफ कर दूं, थोड़ा सा ये सर्कल रफ कर देता हूं, इसकी अब नीड नहीं है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो बच्चों यहां पे देखेंगे, देखो हमने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 9।
उसमें आपको क्या सिखाया कि किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर आपको थीटा गिवन है और एक साइड कोई सी भी गिवन है तो आप उसकी बाकी की दो साइड निकाल सकते हो इजीली। यही सीखा है ना हमने, तो बिल्कुल जी यही सीखा है। तो देखते हैं आप कैसे। ओके, तो एक काम करें बेटा, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं मैं। तो इन ट्राइंगल देखो नाम क्या है इसका, AMO या फिर OMA, कुछ भी पढ़ लो, OMA। तो भैया क्योंकि इसमें मैं लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम में हाइट एंड डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, कहता है प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल। आपको याद होगा। अच्छा बेटा, बेसिकली ये सारे काम मैं आपको सिर्फ इसकी फॉर्मूले की डेरिवेशन कराने के लिए करा रहा हूं और थोड़ा सा फॉर्मूले को फील कराने के लिए करा रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, कोई दिक्कत नहीं थी, टाइम वेस्ट भी नहीं होता। बट आप थोड़ा सा डीपली जाके सीखें, मैं ऐसा चाहता हूं, तो दैट्स राइट। अब देखेंगे कैसे करेंगे। अब देखो हमने इसमें क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अगर मेरे पे एक साइड दे रखी है तो मैं अदर टू साइड्स कैलकुलेट कर सकता हूं। अब क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे को दो चीजों की नीड होती है, बेस और हाइट की। तो अगर ये बेस है तो मेरे पे ये हाइट है, यानी कि मेरे को इन दोनों साइडों की नीड है। कहने का मतलब ये है मेरे को इन दोनों साइड्स की ही क्या है बेटा, नीड है। ओके, तो देखो इससे, इसकी हेल्प से मैं ये वाली साइड भी निकालूंगा और ये वाली साइड भी निकालूंगा। तो मैंने ट्राइंगल ले लिया। अब मेरे पे देखो ना, अब ध्यान दो भैया, मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ना यहाँ पे फील कराता हूँ, देखते कि आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखो ये पॉइंट कौन सा था, M पॉइंट था जिस पे राइट एंगल था, ये पॉइंट A, और ये पॉइंट आपका था O जिसपे थीटा था आपका θ/2। तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हैं, ये हाइपोटेनस और ये बेस होता है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मेरे को गिवन क्या है बेटा, OA गिवन है, तो OA कितना है, हाइपोटेनस R गिवन है। तो इसकी हेल्प से मैं ये और ये वाली साइड कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो ध्यान दे कैसे। तो भैया P/H का कॉन्सेप्ट ले लें। तो परपेंडिकुलर यानी कि AM अपॉन H यानी कि हाइपोटेनस कितनी है, R है। और P/H क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है, चेक कर लो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, θ/2। ठीक है, तो यहां से आपका AM कैलकुलेट हो गया। तो AM कितना हो गया, R साइन θ/2। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। अब देखो AM ये वाली साइड है और AB कितना आ जाएगा, AB इसका डबल होगा। तो अगर मैं AB की बात करूं तो इट इंप्लाइज AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R साइन θ/2। इसका दुगना ही तो होगा। ओके, अब अगर मेरे को OM और मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो OM निकाल लेते हैं ना। तो ऑल्सो इन ट्राइंगल OMA। अब देखो क्योंकि मेरे को OM निकालना है यानी कि बेस का कॉन्सेप्ट लेना है, तो B/H वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो B/H दैट इज बेस। बेस क्या है बेटा, MO या OM अपॉन H यानी कि हाइपोटेनस दैट इज R इक्वल टू कॉस। तो इक्वल टू कॉस और थीटा कितना बेटा, θ/2 है। ठीक है, ओके। तो OM कितना आ गया, चेक करेंगे। OM आ गया आपका R cos θ/2, है ना। ओके, चलिए ठीक है। तो इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि, और ये भी। अब देखिए आपको जब दोनों साइडें मिल चुकी हैं, कौन सी, ABB और OMB, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं, इजीली। तो देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, नाम है इसका OAB, है ना, OAB। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ यहीं पे लिख देता हूं पहला स्टेप, तो इंटू बेस क्या है AB, इंटू हाइट क्या है OM। ओके, तो हाफ रहा। AB कितना है, चेक कर लो, 2R साइन θ/2। ओके, इनटू में OM कितना है, R cos θ/2, चेक कर लो। ठीक है, ओके। अब देखो एक काम करते हैं, ये 1/2 एज इट इज रहने दो, इस 2 को भी अभी एज इट इज रहने दो। यहां से R को कॉमन ले लेता हूं मैं,
तो अगर r कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या हो गया, अंदर आ गया 2 साइन थीटा बाय 2 और ये कॉस थीटा बाय 2। तो बच्चों यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बेटा याद रखना देखो, तो वैसे तो मैं आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगवा सकता था, बट ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने 11th क्लास की एक आइडेंटिटी का यूज करना है, हाफ एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा होता है। तो 1/2 इंटू आर, सॉरी आर इंटू आर था ना, ये आर स्क्वायर है बेटा, कॉमन नहीं लिया, ये आर स्क्वायर है, मैंने ध्यान नहीं दिया, कॉमन नहीं लिया, वो इंटू में था। ओके, तो ये कितना हो गया बेटा, देखो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा, हाफ एंगल होता है ना, 2 थीटा लिया तो यहाँ पे थीटा होगा, और अगर यहाँ पे मैं हाफ एंगल लूंगा तो फिर यहाँ पे साइन थीटा आएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया। मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पे इस ट्राइंगल का एरिया आ चुका है और सेक्टर का एरिया मेरे पे ऑलरेडी था, ये रहा, तो बेटा पूरे में से, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करूंगा तो ये वाला आ जाएगा सेगमेंट का एरिया। तो बस अब हम सेगमेंट का एरिया निकालने वाले हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं और आप देखेंगे ध्यान से। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट, खैर मैं ऊपर फाइनल लिखूंगा यहाँ पे अभी, लेकिन फिलहाल आप नीचे देख लो। तो सेगमेंट का एरिया, तो एरिया क्या आएगा, यानी कि पूरे में से पूरा क्या है, ये रहा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं इस वाले को। सो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो फाइनली अगर आपको ध्यान से नजर आ रहा है तो एक तो आर स्क्वायर कॉमन है, और आप चाहो तो 1/2 को भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई फायदा होगा 1/2 को कॉमन लेने से, तो आर स्क्वायर खाली कॉमन ले लो आप। तो पाई थीटा अपॉन में 360, ठीक है ना, आर स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, यहां से 1/2 साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बाय 2, और ये आर स्क्वायर आ गया कॉमन, यहां पे लिख देते हैं। तो बेटा फाइनली आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है सेगमेंट का, है ना। तो चलो यहां पे लिख लें फाइनली। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट इक्वल टू पाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री, बेसिकली डिग्री ना क्योंकि एंगल है, और माइनस साइन थीटा बाय 2। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा एक बात और बता देता हूं, और करके एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको पूरे को रफ कर दूं, अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो फिलहाल मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर देता हूं। और एक बात और जो आपको बतानी थी वो ये थी कि देखो, एक तो ये, लेकिन ये फॉर्मूला आप पता है कब अप्लाई करना, बेसिकली इसके लिए कंडीशन लिख लो, इफ जब थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि 90 से छोटा हो थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है आपका, तो आप फिर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना, यानी कि वो ये वाला जो थीटा बाई 2 से बनेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो एरिया क्या बनेगा उस केस में, तो उस केस में एरिया बनेगा यानी कि सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आप ये ना लगा के ऊपर वाला लगा दो इस केस में, है। तो ऊपर वाला लगाते हैं 1/2 आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला, देखो ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर दोनों में यहाँ पे भी कॉमन है, तो आर स्क्वायर फिर से कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे क्या बचा, पाई थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, माइनस जब आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 बचा बस खाली ना, है ना, और ये 1/2 तो कट गया, हाँ। तो साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगा देना आप, और करके मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2।
लेकिन ये कब, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब 90 डिग्री से बड़ा आ जाए तब। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज मैं भूल गया था, रह गई है, पेरीमीटर नहीं बताया मैंने, तो मैं पेरीमीटर आपको एक बार और बताता हूँ। तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, अगर मैं सेक्टर के पेरीमीटर की बात करूं तो देखो समझते हैं एक्चुअली पेरीमीटर का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया आउटर बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। अब सेक्टर क्या है आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्टर आपका ये है, तो ये इसकी आउटर बाउंड्री है जिसपे मैं मार्कर चला रहा हूं, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक तो ये 2 रेडियस इंक्लूड है और एक ये वाली आर्क इंक्लूड है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा, आर्क, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क, अब देखो पहले हम समझते हैं पेरीमीटर से पहले लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि आर्क की लेंथ, क्योंकि अगर मेरे को ये आर्क की लेंथ मिल जाए तो उसमें तो बस मेरे को 2r प्लस ही करनी है ना, सिंपल सी बात है। तो देखो पूरा जो चक्कर लगा वो कितने का लगा, 360 डिग्री का, यानी कि 360 डिग्री पे मेरे को क्या मिला, पूरी सरकमफ्रेंस मिली, दैट इज 2πr, ठीक है। अब 1 डिग्री पे कितनी सरकमफ्रेंस मिल रही है, 2πr बाय 360 डिग्री, है ना। और अगर मैं बात करूं कि सिर्फ मेरे को इतने पोर्शन की चाहिए, यानी कि ये वाले एंगल की चाहिए, यानी कि थीटा एंगल की चाहिए, तो मैं इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा थीटा डिग्री एंगल पे कितना मिल रहा है, थीटा बाय 360 इंटू 2πr, चेक कर लो, ठीक है। तो ये क्या मिल गया बेटा मेरे को, लेंथ ऑफ आर्क मिल गई, ठीक है ना। तो अगर बात करें सेक्टर के पेरीमीटर की, अगर देखो खाली लेंथ की, तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं लेंथ के लिए भी, लेंथ ऑफ आर्क, तो उसके लिए थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr, ठीक है। और अगर सेक्टर के पेरीमीटर की बात हो रही है तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr और प्लस में 2r, यानी कि 2 रेडियस प्लस हो जाएंगे ना साथ साथ, ठीक है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको तो फिलहाल रफ कर देता हूं। अच्छा, सेगमेंट के लिए आपसे लेंथ नहीं मांगेगा, सेगमेंट का पेरीमीटर नहीं मांगेगा। अगर इन केस मांगता है तो मैंने आपको ये वाला तो बता ही दिया कैसे निकालना है, इसमें बस ये कॉर्ड को आप प्लस कर देंगे, है ना, कॉर्ड की जो भी लेंथ होगी, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं बच्चों। बात करते हैं पाई के बारे में ना, सारा कुछ हो गया लेकिन अबाउट पाई हमने डिस्कशन ही नहीं किया एक्चुअली ना। तो चलो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं, ठीक है ना। तो कहता है कि circumference of a circle bears a constant ratio with its diameter, full stop. This constant ratio is denoted by the Greek letter pi, read as pi, that is pi, है ना। In other words, pi is equal to क्या होता है बेटा, circumference upon diameter। तो अब आगे देखते हैं बेटा, pi is an irrational number and its decimal expansion is non-terminating and non-recurring, within bracket non-repeating. However, for the practical purpose, we generally take the value of pi as 22/7 or approximately 3.14, ठीक है ना। तो चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या, पाई का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्यभट्टा जी जब सर्कल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे थोड़ा सा, तो इन्होंने देखा कि भैया इन्होंने क्या किया कि देखो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr, और इसका डायमीटर होता है, क्या होता है बेटा, d दैट इज 2r। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने जितने भी सर्कल मतलब चाहे वो रेशियो, कहने का मतलब ये कि साइड में छोटा या बड़ा कैसा भी रहा हो, कोई भी सर्कल रहा हो, अगर उस सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसी सर्कल के डायमीटर से जब इन्होंने डिवाइड किया तो इनको हमेशा क्या मिला बेटा, एक कांस्टेंट रेशियो मिला, दैट इज 3.14 समथिंग, है ना, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिली। हमेशा किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस को अगर आप डिवाइड करते हो उसी सरकमफ्रेंस के डायमीटर से तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, दैट इज 3.14 समथिंग।
तो उसी को इन्होंने क्या किया, पाई का नाम दे दिया। तो उसी को इन्होंने क्या किया कि पाई का नाम दे दिया, जिसको हमने दूसरे शब्दों में 22/7 भी देखा और 3.14 अप्रोक्सीमेटली भी देखा। ठीक है बच्चों, तो ये था। और अब बात करें पाई की, तो पाई कैसा नंबर है, ये बात हम आपको अच्छे से बता चुके हैं ऑलरेडी। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर किस नंबर को कहते हैं, जो नॉन क्या होता है बेटा, बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है यानी कि देखो बात को समझो, पाई एक ऐसा नंबर होता है जिसका ना तो एंड हो रहा हो और ना ही वो नंबर रिपीट हो रहा हो। क्लियर है? आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलो आगे चलते हैं फिर। अब इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, बस सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल बचता है इस इंट्रो में, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पे ध्यान। तो बच्चों देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 225, NCERT। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान दें। कहता है द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड। भैया एक सर्कुलर फील्ड है, आप जानते हैं सर्कुलर फील्ड के बारे में, ठीक है, ऐसे। अब इसमें फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग बेटा बेसिकली इसकी बाउंड्री पे ही होती है, तो इसकी बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है, ठीक है ना। ओके, तो अब कहता है कि सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर, यानी कि इसकी जो फेंसिंग करने की जो कॉस्ट है वो कितनी बोलिए बेटा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग या रेट ऑफ फेंसिंग कहेंगे, कॉस्ट नहीं, रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू कितनी बोली थी बेटा फेंसिंग की रेट, ₹24 पर मीटर। ओके, अब इसकी कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वो है बेटा ₹5280। ओके, ठीक है। आई रिपीट कहता है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। ओके, कहता है द फील्ड इज टू बी प्लॉग्ड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको एक चीज और दे रखी है, रेट ऑफ कितनी थी बेटा, ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर, रेट ऑफ प्लॉग। मतलब ये जो सर्कुलर फील्ड आप देख रहे हैं इसको जोतना है हल से ना, तो उसकी रेट आपको दे रखी है 50 पैसे, और कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग द फील्ड। अब इसको टोटल जब फील्ड को जोतने की कॉस्ट क्या है वो आपने बतानी है, तो कॉस्ट ऑफ ओके तो आई एम श्योर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखो सबसे पहले देखो मेरे को दे रखी है रेट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी कि कहीं पे भी मेरे को इसकी रेडियस नहीं दे रखी, यानी कि अगर मेरे को रेडियस का पता लग जाए तो मेरा काम बन सकता है। तो मैं रेडियस के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं, और किसकी हेल्प लेके, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और रेट ऑफ फेंसिंग की हेल्प लेके। तो बेटे अब ये किस चीज की है, रेट और कॉस्ट दोनों ही आउटर बाउंड्री की है। आउटर बाउंड्री से मेरा मतलब क्या होता है बेटा, मेरा मतलब होता है सरकमफ्रेंस से। आउटर बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस ना, तो बेटा सरकमफ्रेंस। तो भैया सी ऑफ अ सर्कल की मैं बात करूं तो लेट्स से कि मैं इसकी रेडियस को थोड़ी देर के लिए आर बोल देता हूं स्मॉल लेटर में आप, तो सी क्या होगा बेटा इसका 2πr होगा, मानते हो। और एक बात याद रखना, सरकमफ्रेंस में मैं अगर रेट का मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान देना, देखो यहां पे सरकमफ्रेंस में मैं अगर रेट का मल्टीप्लाई करता हूं तो कॉस्ट आता है, आपको पता है ना बेटा। देखो ना, पहले मैंने बाउंड्री निकाल ली दैट इज सरकमफ्रेंस, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि सरकमफ्रेंस को इधर ही रहने दूं और रेट को उधर ले जाऊं, तो क्या बनेगा बेटा, रेट को इधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो बेटा सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन रेट। क्लियर है? तो ये जो सरकमफ्रेंस आप देख रहे हो, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस्ट अपॉन रेट भी लिख सकता हूं। तो कॉस्ट कितनी चेक करो, 5280, और रेट कितनी थी बेटा चेक करो, ₹24 थी।
और इज इक्वल टू 2 पाई यानी कि 22/7 और इंटू में आर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं पाई के लिए कुछ बोला तो नहीं है। पाई के लिए बोला है 22/7। अगर नहीं बोला तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन अगर बोला है तो फिर आप वही वैल्यू पुट करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें। जैसे कि 2 से कैंसिल किया 12, 2 से कैंसिल किया 2 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 0 टाइम्स में, और भी कैंसिल हो रहा है लेकिन थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, उसके बाद कैंसिल करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट निकालने जा रहा हूँ, यानी कि 2640 और अपॉन में 12 है। अब देखो ये डिवाइड में ना उधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, यानी कि 7 ऊपर आने वाला है और ये दोनों ऊपर थे तो ये नीचे आने वाले, यानी कि अपॉन में 12 इंटू 2 इंटू 22। ठीक है, आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं। तो चलो 2 से और काटते हैं इसको, तो 6 आया, 1 जा 3 जा 2 जा 0 जा। ओके, फिर से 2 से जाएगा तो 1 जा यानी कि 6 जा और 6 जा और 0 एज इट इज। तो 11 से डायरेक्ट 6 टाइम्स में 0। ओके, अब ये 6 से भी कैंसिल हो गया 10 टाइम्स में, तो अब ये 2 भी कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में। तो भैया आप चेक कर लो, नीचे तो कुछ नहीं बचा लेकिन ऊपर 7 और 5 35 बचा। तो आर की वैल्यू 35, और क्योंकि सारी चीजें मीटर में है तो ये 35 मीटर आपके पास है, ये रेडियस है ना। ओके ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, और होगा भी नहीं। मैं इसको रख कर देता हूं, ये तो खैर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब एक बात और, मेरे को निकालना क्या है बेटा, मेरे को इस पूरे खेत को जोतना है। मान लो एक खेत है और इसको जोतना है और उसकी रेट मेरे को इतनी दे रखी है, तो आपने कॉस्ट बतानी है। तो भैया पहले मेरे को एरिया पता होना चाहिए। अगर मैं एरिया को इसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग, है ना। तो बस मेरे को इसका एरिया चाहिए, तो एरिया निकाल लूं पहले मैं, या फिर डायरेक्ट ही कॉस्ट निकालूं। तो डायरेक्ट ही कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग इक्वल टू क्या होगा बेटा, रेट को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेट को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट कितना बेटा 0.50 और इंटू में एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। चेक कर लो भाई, यही तो आएगा ना। ओके, तो भैया 0.50 फिलहाल ऐसी रहा, अपॉन में 100 लगा देते हैं, 2 पॉइंट हटाएंगे तो, है ना। और अब चेक कर लो 2 टाइम्स में कट गया तो 1/2 पाई यानी कि 22/7 बोला हुआ है क्वेश्चन में। आर मेरे को पता है, चेक कर लो 35 है, तो 35 इंटू 35। तो भैया 7 से 5 बारी में ये भी कट गया और 2 से 11 बारी में ये भी कट गया। तो बचा क्या 11 इंटू 5 इंटू 35। चेक कर लो, तो इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो कितना 5 पंजे 25 का 5 कैरी हुआ 2 और 5 दिया 15 2 17 17 का 17 ही आएगा और इंटू में 11 है। ठीक है, तो भैया 5 7 5 12 का 2 कैरी हुआ 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1, और लेट मी चेक 19-25 मैंने सही निकाला है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 19-25 इतने रुपए बेटा इस फील्ड को जोतने में जो कॉस्ट आएगी वो इतने रुपए आएगी। तो आई एम श्योर बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका, तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस एग्जाम्पल के साथ आपकी क्लास ओवर होती है और ये इंट्रो हुआ कंप्लीट। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए जब तक। जय हिंद।